इसके पिछले के क्लास में हम लोगों ने भाग 3 को कंप्लीट कर लिया था। संविधान का भाग 1 और भाग 2 और भाग 3 अभी तक कंप्लीट हो गया। आज के क्लास में हम लोग DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पॉलिसी में पढ़ेंगे लोग स्टेट पॉलिसी, जो भाग 4 में इसका वर्णन किया गया। तो इसमें कुछ पॉइंट बाकी थे भाग 3 के, उसे हम लोगों को पहले समझ लेना चाहिए। अभी हम लोगों ने 1 से लेके 35 तक का रिवीजन भी नहीं किया, उसे रिवीजन भी करना होगा। सबसे पहले हम लोगों ने भाग 3 पढ़ा था। भाग 3 में क्या है, तो मौलिक अधिकार है 1 से 12 से लेके 35 तक। तो उसी में मौलिक अधिकार को न श्रेणियों में बांटा गया, 7 श्रेणी में। कितने श्रेणी में, तो 7 श्रेणी में बांटा गया। कि उसमें देखिए समानता का अधिकार, समानता, स्वतंत्रता, धार्मिक क्रियाकलापों, और फिर जब आप अरेस्ट होते हैं तो आपको किस तरह आपको मतलब संरक्षण मिलता है अभी, और शिक्षा एवं संस्कृति एवं आप मूल अधिकार आप खनन हो रहा है तो आप कहाँ जा सकते हैं। मेन यही टॉपिक के लिए बातें की गई जो मूल अधिकार है। तो इसी को 7 श्रेणी में बांटा गया, यानी 12 से लेकर 35 जो आर्टिकल है उस आर्टिकल को 7 श्रेणियों में बांटा गया, जिसमें से 7 से न 6 ही अभी है। एक को क्या कर दिया गया, एक को समाप्त कर दिया गया। किसको समाप्त किया गया है, तो संपत्ति के अधिकार, किसे, संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। जैसे तो हम लोग पहला श्रेणी में हमारा क्या है, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार जो आर्टिकल 14 से लेके 18 में है। दूसरा सीक्वेंस में हमारा क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, जो 19 से लेके 22 तक है। तीसरा में है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइटिंग उतना सही नहीं है लेकिन हमें फोकस करना है समझने पे। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो आर्टिकल 23 से 24 के अंदर इंक्लूड है। चौथा श्रेणी है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये हमारा 25 से लेके 28 तक है। पांचवा है हमारा शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार जो हमारा 29 और 30 के अंडर में आता है। और एक है हमारा है नहीं था संपत्ति का अधिकार, जो मैंने पहले ही बता दिया है। आर्टिकल 31 में भी है और प्लस जो आर्टिकल 19 था तो 19 के घ में था, इन 4-5 पॉइंट में था कि संपत्ति का अधिकार। तो इसमें 2 तरह का था। 19 में जो था वो अर्जित भूमि था और ये 31 में जो था तो पितृसत्तात्मक था, दरअसल पितृसत्तात्मक। तो ये दोनों को वैधानिक अधिकार बना दिया गया। सरकार के अंडर ये आएगी, सरकार चाहेगी तो इसे आपसे ले भी सकती है, उसका पैसा उसे दे देगी। तो इसे हटा दिया गया। 7वां यानी कि, लेकिन ये देखा जाए तो ये 6ठा ही हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आर्टिकल 32 में। आर्टिकल 32 को क्या कहा गया, संविधान का आत्मा और मूल अधिकारों का मूल अधिकार किसे कहा गया है, तो आर्टिकल 32 को ही तहत कहा गया। आर्टिकल अगर हमारे मूल अधिकार में किसी प्रकार का हनन होता है, निवालेशन होता है, चाहे वह स्टेट लेवल पे हो या सेंट्रल लेवल पे हो, तो हम उसके लिए जा सकते हैं। कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो आर्टिकल 32 के तहत, हाई कोर्ट में जाते हैं तो आर्टिकल 226 के तहत। ये मेन पॉइंट है। जो हमारा जो मूल अधिकार है यानी FR, इसे कौन निलंबित करता है, तो राष्ट्रपति निलंबित करते हैं। जबकि इसी मूल अधिकार को
प्रतिबंध कौन करेगा? तो पूरी तरह से इसका प्रतिबंध जो होता है संसद करते हैं। और इसी में है एक, इसका रक्षक कौन है? इसके रक्षक है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। दैट्स इट। अब इसमें बहुत से आर्टिकल किसी किससे पे लागू होता है इसके बारे में तो जान लिया। ये जो संपत्ति का अधिकार इसे हाईलाइट कर देते हैं कि लगे कि यह इसमें से निकाल दिया गया है। आर्टिकल 14, जो आर्टिकल हमारा 14 है, 20, 21 और 21 का है। फिर 25 से लेके 28, ये जो आर्टिकल है ना, ये भारतीयों को भी मिलता है और जो विदेशी है उनको भी मिलता है, भारतीय प्लस विदेशी। बता देते 14 में क्या समानता का अधिकार, तो कोई विदेशी अगर तो हम उसके साथ भेदभाव नहीं ना कर सकते। कोई मान ले टूरिस्ट के तौर पे यहाँ पे आता है तो उसके साथ हम भेदभाव नहीं कर सकते। 20 में क्या कहता है, तो 20 हमारा क्या कहता है, 20 हमारा यही कहता है कि हमें क्या मिलती है, सज़ा। जो हम सज़ा के दौरान हमें 3 तरह की स्वतंत्रता मिलती है, उन्हीं के बारे में बताया गया है। एक्स पोस्ट फैक्ट लॉ, डबल जेओपार्डी, और क्या था हमारा एक सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो कोई विदेशी अगर यहाँ पे कोई विदेशी कोई अपराध करता है या कुछ अपराध हो जाए तो उसे हम 2 बार सज़ा नहीं दे सकते। उसे एक गलती के लिए एक ही सज़ा देंगे विदेशी को, चाहे वो भारतीय हो विदेशी हो। अब प्लस अगर वह सज़ा किया है, गलती किया है, तो उस समय के कानून के तहत ही किया होगा, तो वैसे ही कानून के तहत मिलेगा। उसमें कानून में कोई चेंजिंग नहीं किया जाएगा। अगर चेंजिंग होगा भी तो उसके पहले आधार, जब वो गलती किया था उसी आधार पर उसे सज़ा दी जाएगी। तीसरा, उसे जिस तरह भारतीयों को संरक्षण मिलता है वैसे उसको भी संरक्षण दिया जाएगा। 21 के क में क्या कहा गया है, तो जो हमारे 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के जो बच्चे हैं तो उन्हें क्या निःशुल्क शिक्षा देने का अधिकार कहा गया है। 25 से 28 तक के जितने भी धर्म के लोग हैं वो अपने अपने धर्म में आस्था रख सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, शिक्षा कर सकते हैं, हवन या कहते हैं जलसा यज्ञ वगैरह कर सकते हैं। तो ये विदेशियों पे भी इम्प्लीमेंट होता है। दूसरा है हमारा 16, 19, 21, 23, ये जो है ये केवल भारतीयों पे होता है। 15 में क्या कहा गया, तो लोक नियोजन कहा गया है। और 16 पहला जो भाग था, हम लोगों ने 3 भाग को कंप्लीट कर लिया। आज हमारा चौथा भाग क्या है, नीति निर्देशक तत्व, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। पहला भाग में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो संघ एवं राज्य क्षेत्र 1 से 4 तक आर्टिकल था। दूसरा भाग नागरिकता था, 5 से 11 तक आर्टिकल था। तीसरा भाग मूल अधिकार था, 12 से लेकर 25 तक आर्टिकल इंक्लूड था। चौथा जो हमारा भाग है ये DPSP है, ये 36 से लेकर 51 तक है। चलो हम करते हैं। DPSP ये कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया, आर्टिकल 36 से लेकर 51 के बीच में। और आयरलैंड इसे कहाँ से अडॉप्ट किया नहीं लिया है, तो स्पेन के संविधान से लिया है। आर्टिकल 36 में क्या क्या है, परिभाषा, यानी कि डायरेक्ट नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा दिया गया है। आर्टिकल 37 में क्या कहा गया, तो न्यायालय, यानी कि जिस तरह हम लोगों ने फंडामेंटल राइट के लिए हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा सकते हैं कि नहीं ये मेरा अधिकार है, ठीक वैसे ही इसके ऑपोजिट हम DPSP के लिए न्यायालय का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते, यानी कि इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं सरकार के ऊपर। DPSP क्या होता है, सबसे पहले DPSP जो होता है ना, सरकार के ऊपर है, सरकार की इच्छा अनुसार है। सरकार इसे चाहे तो लागू कर सकती है, नहीं चाहे तो नहीं लागू कर सकती है। क्योंकि DPSP किस पे मेनली फोकस करता है, तो लोकतंत्र के अंदर सामाजिक आर्थिक कल्याण के बारे में, सामाजिक आर्थिक कल्याण। तो उस टाइम पे हमारा देश अभी आज़ाद हुआ था, तो उस टाइम इतने पैसे नहीं थे कि लोगों के कल्याण पे ध्यान दिया जाए, जिस कारण इसे हम लोग क्या अधिकार नहीं बनाए, मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं है। लेकिन ये सरकार के ऊपर छोड़ जाएगा, सरकार की इच्छा अनुसार अगर सरकार चाहती है तो इसे लागू कर सकती है। तो KT शाह ने क्या कहा था कि DPSP एक ऐसा तत्व है जिसे सरकार, ये एक ऐसा बैंक का चेक है। KT शाह ने कहा था DPSP एक ऐसा बैंक चेक है जो सरकार अपने इच्छा के अनुसार क्या करती है, इसका भुगतान करती है।
इस पे सरकार पे इस मतलब अधिकार के लिए ना हम सरकार पे किसी प्रकार का ना मतलब सवाल नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार के ही मिलता है। सरकार चाहेगी तो करा सकते हैं, नहीं चाहेगी तो नहीं, पर कराएगी तो क्या होगा, आर्थिक नियोजन, लोक नियोजन में होगा और समाज कल्याण में भागीदारी होगी। तो आर्टिकल 37 में क्या कहा गया है कि न्यायालय नहीं जा सकते हैं। आर्टिकल 38 में क्या कहा गया था, कल्याण, यानी कि सरकार तरह तरह के सामाजिक कल्याण करने के लिए क्या करेगी, राजनीतिक न्याय करेगी और समाज में कल्याण लाई, जैसे कि पेंशन वगैरह और राशन कार्ड वगैरह, ये सब क्या हो गया सरकार के द्वारा ला जाए, ताकि क्या हो जाएगा, आर्थिक नियोजन बना रहे। 39 में क्या कहा गया, समान काम के लिए समान वेतन, यानी आर्टिकल 39 में कहा गया है समान काम के लिए, अगर मान लीजिए किसी कार्यालय में दो एक ही काम है, एक ही जैसा काम है दो, और एक को फीमेल करता है दूसरा को मेल करता है, तो उन दोनों का सैलरी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, एक को कम और ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किस में कहा गया, तो आर्टिकल 39 में कहा गया। 39 के कम में क्या कहा गया, निःशुल्क विधि सहायता, यानी कि आप लोगों को किसी भी विधि में फ्री ऑफ कॉस्ट क्या होगा, विधि सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। 40 में क्या कहा गया, तो ग्राम पंचायत। अब ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत का मतलब एक होता है ना कि ग्राम यानी कि सबसे नीचे स्तर पे क्या हो, विकास हो सके, यानी कि उस पर स्वशासन चलाया जा सके। तो ग्राम पंचायत को कब लाया गया था, 73वां संविधान संशोधन 1993 में, जबकि सबसे पहले ग्राम पंचायत को 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ पे किया गया था, तो राजस्थान के नागौर में स्टार्ट कर दिया गया था। तो 40 में क्या कहा गया, ग्राम पंचायत के बारे में वर्णन किया गया। 41 में क्या कहा है, कुछ दशाओं में सहायता। 41 में कहा गया है कुछ दशाओं में सहायता, नहीं कुछ दशाओं में क्या हो सकती है, सरकार सहायता दे सकती है। और 42 में क्या कहेगा, मनुचित दशा। मनुचित दशा प्रस्तुति हेल्प, यानी कि गर्भवती जो महिला है उसे काम के दौरान क्या कुछ दशाओं में उनको क्या मिल सकती है, छूट मिल सकती है, या तो उन्हें कुछ दिन का मैटरनिटी लीव या कुछ भी मतलब मिल सकता है, कुछ दिन की छूट मिल सकती है। 43 में क्या कहा गया, तो न्याय संगत वेतन निर्वाह योग्य, यानी कि आपका वेतन क्या होगा, न्याय संगत होगा, निर्वाह योग्य, यानी कि अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको उतनी सैलरी दी जाएगी जिससे आपका निर्वाह हो जाए, जिससे आपका भरण पोषण हो सके, इतना कम भी ना दिया जाए कि आपका निर्वाह ना हो सके। जैसे 43 के कम है उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, खमें सहकारिता। आज हम लोगों ने 36 से लेकर 42 तक के 43 तक के आर्टिकल को देखें। हम लोगों ने देखा 36 से 51 है, जिसमें हम लोगों ने 36 से लेकर 43 तक हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिया। 36 में क्या कहा गया, न्यायालय डीपीएसपी की परिभाषा। 37 में क्या कहा गया, तो इसके लिए हम न्यायालय नहीं जा सकते। 48 में क्या कहा गया, तो कल्याण, सरकार इसे लागू करते हैं कल्याण के लिए, जैसे कि राशन हो गया, वृद्धा पेंशन। 39 में क्या कहा गया, समान काम के लिए समान वेतन, स्त्री और पुरुषों हो दोनों को। 39 के कम में क्या क्या, निःशुल्क सहायता विधि, यानी कि निःशुल्क विधि में सहायता होगी, निःशुल्क विधि में सहायता। और 40 में क्या कहा गया है, तो 40 में कहा गया पंचायत, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत को सबसे पहले कहाँ पे लागू किया गया था, तो नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया था। ग्राम पंचायत 73वां संविधान संशोधन 1993 में क्या जोड़ा गया। 40 में ग्राम पंचायत के बारे में कहा गया। 41 में क्या कहा गया, 33 में कुछ दशाओं में क्या होता है, कुछ दशाओं में सहायता आपको दिया जा सकता है। और 42 में अनुचित दशा यानी प्रस्तुति हेल्प दिएगी। 43 में क्या होता है, तो न्याय संगत वेतन, यानी कि आपको उतना वेतन दिया जाएगा जिससे आपका निर्वाह हो सके। हाँ, जिसमें 2 प्रकार के, उद्योग प्रबंधन के लिए अलग का होगा, सहकारिता के लिए अलग का होगा, अलग के लिए होगा। जल्दी से हम एक क्विक रिवीजन कर लें। 1 में क्या कहा गया है, भारत राज्यों का संघ है। 2 में क्या कहा गया, संसद किसी विदेशी राज्य को मिला सकती है, जैसे सिक्किम को मिलाई। 3 में क्या कहा गया, अब जो मिल गया है उसके नाम, क्षेत्र, सीमा, इन तीनों में क्या कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है। 4 में क्या कहा गया है, 2 और 3 काम जो करेगी संसद 368 के बाहर है, राष्ट्रपति इसमें वाद नहीं होंगे। अब आता है हमारा नागरिकता वाला 5 में क्या कहेगा, प्रारंभ में नागरिकता, संविधान लागू होने से पहले 30 जनवरी 1947 उस सबको नागरिकता दी जाएगी। 6 में हमारा क्या कहा गया है, 6 में कहा गया है
पाकिस्तान से जो लोग इंडिया आ रहे हैं उनको नौकरी दी जाएगी जो परमिट रूल लागू होने से पहले आए 26 जुलाई 1947। साथ में कहा गया है इंडिया से जो लोग पाकिस्तान गए फिर पाकिस्तान से इंडिया आए उन्हें नागरिकता दी जाएगी अगर वह मार्च 1947 से पहले आ गए हैं। 8 में क्या कहा गया, आप विदेश में जाकर घूम सकते हैं, शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और विवाह कर सकते हैं। बट 9 क्या कहता है, अगर जाके अगर वहाँ पे बस गए, वहाँ की नागरिकता ले ली तो ऑटोमेटिक आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। 10 में क्या कहा गया है कि नागरिकता बनी रहेगी जब तक आप कोई नागरिकता विरोधी कोई काम ना कर ले। 11 हमारा क्या कहता है, 11 जो हमारा कहता है नागरिकता संबंधित कानून कौन बनाएगा, तो गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय अंतर्गत आएगा। ये था टेम्प्रोरी था 5 से 11। इसके लिए 5 तरह से आपको नागरिकता मिल सकती है। अभी के टाइम में नागरिकता संशोधन अधिनियम किया गया था, नागरिकता अधिनियम लाया गया था 1955 में। जन्म के आधार पे, वंश के आधार पे, पंजीकरण, देशीकरण और एक था अर्जित भूमि, इसके तहत आपको नागरिकता मिल सकती है। अब आते हैं हम लोग ये मूल अधिकार में। राज्य की परिभाषा 13 में क्या कहा गया, अल्पीकरण। यदि कोई मूल अधिकार बनता है और पहले वाले मूल अधिकार का हनन करता है तो आपका मूल अधिकार क्या देगा, जो नया कानून लाया है वो समाप्त कर देगा। 14 में समानता का अधिकार। 15 में जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान यानी भाषा, जन्म स्थान पे आपसे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 में क्या कहा गया, लोक नियोजन यानी सरकारी कामों में क्या मिलेगी आपको, समानता मिलेगी, बट इसमें सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन होगा, यानी कि जो SC ST है माइनॉरिटी उन्हें रिजर्वेशन दिया जा सकता है। 17 में अस्पृश्यता कांड, छूआछूत। 18 में क्या कहा गया, उपाधियों कांड। 19 जो स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार देता है। 19 को भारतीय संविधान में क्या कहा गया, रीट कहा गया। इन सबसे बड़ा पिलर है जिसमें आपको क्या बोलने की स्वतंत्रता है, घूमने की स्वतंत्रता है, इसमें सभा, संगठन, घूमने, बसने की स्वतंत्रता है, जाके वहाँ पे व्यवसाय करने का स्वतंत्रता दिया गया है, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता दिया गया है, लेकिन संपत्ति का अधिकार नहीं दिया गया। 19 में 20 में हमारी स्वतंत्रता मिली है। तो ये कैसा स्वतंत्रता है, जब हम अपराध करते हैं तब का। ये भी 3 तरह का, एक्स पोस्ट फैक्ट लॉ, डबल जेपार्टी और क्या है, सेल्फ इंक्रिमिनेशन। अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते हैं, एक गलती की एक सज़ा उस समय के अपराध के समय का। आज हम लोगों ने 20 तक आर्टिकल को कंप्लीट कर लिया, यानी क्विक रिवीजन कर लिया। कल फिर हम 20 से लेकर जो 43 तक का क्विक रिवीजन कर लेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा आर्टिकल। धीरे धीरे हम अपना ये सिलसिला कायम रखेंगे ताकि हमें कुछ बेसिक नॉलेज हो सके हमें आर्टिकल के बारे में, क्योंकि जब हम संविधान को समझ जाएंगे तो हमें पॉलिटी काफ़ी ईजी लगेगा, क्योंकि पॉलिटी चल रहा है किसके बेसिस पे, संविधान के ही ना बेसिस पे चल रहा है। तो इसलिए हमें संविधान को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज का क्लास यहीं तक रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू सो मच।